गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंट। ये जो है थर्ड सब चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, सबसे पहले जो है रॉल एक्ट आया। रॉल एक्ट कब आया? 1919 में। तो उसके बाद में जो है उसको अपोज करने के लिए जालियनवाला बाग में कुछ लोग गए, कुछ लोग बैसाखी मनाने गए थे। तो बहुत सारे लोग गाँव से आए थे, तो उन्हें पता नहीं था वहाँ पे जो है मार्शल लॉ है। तो फिर वहाँ पे रॉल एक्ट के बाद में जालियनवाला बाग मैसेकर हो गया, तो जालियनवाला बाग इंसिडेंट हो गया। उसके बाद में जो है गांधी जी और खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स, खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स कौन कौन थे? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली और हसरत मोहिनी, मौलाना आज़ाद खान, अजमल खान। तो ये लोग थे। तो इन लोगों ने जो मिलके, गांधी जी ने और अली ब्रदर्स ने मिलके जो है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया 1921 में। ठीक है, तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रहा था। तो इसी बीच जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग चौरी चौरा में, गोरखपुर में। तो वहाँ पे पुलिस ने जो है लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। उसके बाद में जो है सिचुएशन बहुत वायलेंट हो गया। लोग गुस्सा होकर फिर पुलिस स्टेशन, रेलवे, जो ब्रिटिश की जो भी सिंबल दिख रहा था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था, रेलवे लाइन्स, टेलीफोन लाइन्स या पुलिस स्टेशन, तो उनको, पोस्ट ऑफिस, सबको तोड़ रहे थे। तो इसी बीच पुलिस स्टेशन पे लोगों का हुजूम पहुंच गया और पुलिस स्टेशन को लोगों ने आग लगा दी। वहाँ पे करीब 22 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर में थे। तो जब पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस वाले आने की कोशिश कर रहे थे, तो लोगों ने उन्हें भी मार के वापस जो है मार काट के पुलिस स्टेशन की वो आग में डाल दिया। तो गांधी जी इससे बहुत हताहत हुए, क्योंकि गांधी जी का जो था मेन हथियार था वो नॉन वायलेंस था। यहाँ पे लेकिन वायलेंस हो रही। तो गांधी जी को लगा कि अब जो है लोगों को पहले ट्रेन करना चाहिए, तभी फिर जो है मूवमेंट ऐसा आगे बढ़ाना चाहिए। तो लोगों को जो प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस में भी जो है 2 सोच वाले लोग थे। कुछ लोग जो है 1923 चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 है, 1923 में जो है इलेक्शन होने वाले थे अकॉर्डिंग टू द लॉ पास इन 1919 में। एक जो लॉ पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग 1923 में काउंसिल के, प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे। प्रोविंशियल यानी स्टेट। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र को एक प्रोविंस पकड़ लेंगे, यूपी प्रोविंस है, तो प्रोविंस यानी स्टेट होता है। तो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे। तो कांग्रेस में एक गुट ऐसा था जो इसका विरोध कर रहा था कि हमें जो है इसका बॉयकॉट करना चाहिए, और एक गुट इसके समर्थन में था, नहीं हमें जो है प्रोविंशियल काउंसिल में इलेक्शन में इलेक्ट होकर जाना चाहिए पार्लियामेंट में, और वहाँ पे जाके ब्रिटिश का जो है विरोध करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ट्रूली जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो जो इसके प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में समर्थक में थे, तो वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू। और इसके अपोजिट में थे, प्रोविंशियल काउंसिल में एंटर करने के अपोजिट में थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता था कि जो है और ज़्यादा मेजर्स लेना चाहिए, ब्रिटिश को विरोध कर देंगे। तो इस बीच जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी फॉर्म करी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी। CR दास इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और इन्होंने जो है कुछ ही टाइम में, इन्हें इलेक्शन के लिए कुछ ही टाइम, थोड़ा सा कुछ महीने मिले थे, तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इलेक्शन में। और यहाँ पे जब इंटरनल टेंशन और डिबेट चल रही थी, इंटरनल डिबेट और डिसेंट चल रहा था, तो 2 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो गए जो इंडिया के पॉलिटिक्स को शेप कर रहे थे लेट 1920s में। तो पहला फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो जो है कंपनियों की जो डिमांड थी, लोहे की कंपनी की डिमांड थी, और जो अनाज के लिए डिमांड थी, वार के लिए जब लग रहा था आर्मी को, तो ये जो डिमांड वर्ल्ड वार के बाद में ख़त्म हो गई। तो एकदम से मंदी छा गई पूरी दुनिया पे, तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। उसके बाद में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी प्राइस कम हो गई। तो ये प्राइस जो है 1926 से 1930 आते हुए बहुत कम हो गई। तो जब एग्रीकल्चर गुड की प्राइस कम हो जाएंगी, तो फार्मर जो है वो भी टेंशन में आ गए कि हम अगर बेचेंगे तो बहुत कम पैसा आएगा, तो उससे हम क्या करेंगे, रेंट भरेंगे या खुद का गुजारा करेंगे। तो जो है गाँव में पूरी खलबली मच गई थी, पूरे इंडिया के गाँव में खलबली मच गई थी इसके कारण। और यही जो है बैकग्राउंड में ब्रिटेन में एक नई सरकार आई थी, टॉरी की गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, टॉरी गवर्नमेंट आई थी।
तो उन्होंने एक जो है कमेटी बनाई, वो थी स्टैट्यूटरी कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे जॉन साइमन। तो इन्होंने कमेटी क्यों बनाई थी? इन्होंने कमेटी 1927 में बनाई थी, क्योंकि 1928 में फिर से इलेक्शन होने वाला था और वहाँ पे अंदेशा था कि ऐसा सबको लग रहा था कि लेबर पार्टी आएंगे, और लेबर पार्टी जो थी तो इंडिया के फ्रीडम के समर्थन में थी। ठीक है, तो 1927 में ही टॉरी गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया था। इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। तो एक कमीशन जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को देखने के लिए बनाया गया था, और 1919 में जो लॉ बनाया था तो उसे देखने के लिए और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए बनाया गया था। तो एक कमीशन का नाम था साइमन कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। असली नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। इसे साइमन कमीशन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो जॉन साइमन थे। ये कमेटी 7 मेंबर की कमेटी थी और इसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के बारे में जो भी है फंक्शन कैसे कर रहा है या उसके बारे में लिखोगे, आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करोगे, तो उसमें इंडियन का होना ज़रूरी है, मानते हो? इसमें एक भी इंडियन नहीं थे 7 में से। तो इसका जो विरोध है कि इसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और अन्य पार्टी ने भी करी, सभी पार्टी ने मिलकर इसका विरोध किया। और जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया, देखने के लिए, परखने के लिए, इंडिया को समझने के लिए और जो है कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के बारे में बताने के लिए गवर्नमेंट को, तब उनका जो है काले झंडे बता के उनका साइमन गो बैक करके इनका विरोध किया गया। इस विरोध के बीच में जो है लोगों को अपने तरफ लेने के लिए लॉर्ड इरविन वाइस रहे थे उस टाइम के, तो उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में कि हम जो है जल्दी इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस देंगे। ये डोमिनेंस स्टेटस क्या होता है? वहाँ का जो हेड रहेगा तो ब्रिटिश हेड रहेगा, लेकिन इंडियंस को जो है गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलेगा। पार्लियामेंट में इंडियंस रहेंगे, गवर्नमेंट इंडियंस चलाएंगे। अभी जो है एज अ सडन पॉलिटिकली इंडियन के हाथ में कुछ भी नहीं था, सब जो है ब्रिटिश चला देते हैं। इंडियन को जो है एक नॉन ऑफिशियल मेंबर कह के जाते थे, और वहाँ पे सिर्फ अपने विरोध जो भी है, अपना जो भी स्टैंड है कोई भी लॉ के ऊपर, तो वो बताते थे सिर्फ, लेकिन उनके बोलने के ऊपर कुछ नहीं होता था। ठीक है, जैसे वॉइस रॉय और उनका काउंसिल चाहेगा तो वैसे ही होता था। तो डोमिनेंस स्टेटस का मतलब क्या था कि अब इंडियंस के हाथ में पावर आएंगी, हेड तो फिर भी ब्रिटिश ही करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था लॉर्ड इरविन ने कि हम जल्दी देंगे। अब जल्दी का मतलब और कल का मतलब ये कभी नहीं आता, तो ऐसे ही कुछ हुआ, तो जल्दी देंगे इन्होंने ऐसा कहा। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप आइए, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे, आगे का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इन्होंने न्योता दिया, लेकिन कांग्रेस जो थी तो इससे सहमत नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी। रेडिकल विद इन अ कांग्रेस लीडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है तो ये यहाँ पे मोर असर्टिव हो गए। इन्होंने कहा है मॉडरेट अभी भी ठीक है, हमें डोमिनेंस स्टेटस अगर मिल जाएगा तो खुश है हम। ये मॉडरेट थे। मॉडरेट कौन? जिसने 1885 से 1905 तक की जो है पत्र लिख के गवर्नमेंट को जगाना चाहते थे कि जो आप कर रहे हो गलत हो, शायद उन्हें पता नहीं होगा तो उन्हें बताना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं, तो ये थे मॉडरेट्स। तो ये पत्र लिखते थे और पिटिशन फाइल करते थे, तो ऐसे बताते। तो मॉडरेट को ने कहा है ठीक है, डोमिनेंस स्टेटस भी ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, डोमिनेंस स्टेटस से अब काम नहीं चलेंगे, तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी जो हमें चाहिए कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। लिबरल्स एंड मॉडरेट हु वेर promising a constitutional system within a framework of British dominance gradually lost their influence। तो जो लिबरल्स और मॉडरेट थे, जिन्हें लगा था कि उन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में डोमिनेंस स्टेटस मिल जाएगा गवर्नमेंट का, तो ऐसा तो हुआ नहीं, और उनसे जो है लोगों का सपोर्ट निकलते गया। 1928 में क्या हुआ था? 1928 में ऐसी कांग्रेस सेशन में बहस चल रही थी। तब जो है कांग्रेस सेशन में ऐसा डिसाइड किया गया कि हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2 साल देते हैं डोमिनेंस स्टेटस देने के लिए। अगर नहीं दिए उन्होंने तो फिर हम जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर देंगे। तब उस टाइम पे उनका जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, नहीं हमें जो है डोमिनेंस स्टेटस तो पुरानी बात हो गई, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसके ऊपर और बातचीत हुई, तो फिर बाद में आखिरी में फाइनल हुआ कि हम डोमिनेंस स्टेटस की मांग करेंगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ 1 ही साल देंगे। अगर 1 साल में डोमिनेंस स्टेटस नहीं देते तो फिर बाद में हम सिविल डिसोबीडिएंट जो मूवमेंट है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 1928 में मीटिंग हुई और 1 साल में नहीं मिला, तो फिर सेकंड ईयर
दिसंबर 1929 में कांग्रेस की और एक मीटिंग हुई जिसमें प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने डिमांड क्या किया, उन्होंने डिमांड किया पूर्ण स्वराज्य, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। अब डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि हम जो 26 जनवरी 1950 में आएगा उसको जो है इंडिपेंडेंस डे करके सेलिब्रेट करेंगे, और हम कसम खाएंगे कि हम ये स्ट्रगल को जो है जारी रखेंगे जब तक कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। लेकिन जो है जब ये सेलिब्रेशन हुआ तो बहुत कम ही लोगों ने यहाँ पे आए थे, और इसको इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950 के कुछ ही लोगों का अटेंशन मिला। तो गांधी जी ने जो है सोचा कि इसके लिए और कुछ तरीका निकालना चाहिए जो लोग हैं इस इशू को जुड़े और लीडर्स का समर्थन करें। इसी के चलते जो है जैसे 1929 में बताया गया था कि जो 28 में बताया गया था कि हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है शुरू करेंगे, तो उसी के तहत 1929 में कांग्रेस की मीटिंग हुई और 1930 के बाद में जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू हुआ। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई है? सॉल्ट मार्च से। गांधी जी ने जो है सॉल्ट मार्च शुरू किया था 12 अप्रैल के दिन, ठीक है, तारीख थी 12 अप्रैल। 12 अप्रैल के दिन गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम गुजरात से डांडी मार्च की शुरुआत की थी। इन्हें टोटल 24 डेज लगे थे पहुंचने के लिए डांडी गुजरात, और ये पहुंचे थे 6 मई के दिन, ठीक है। शुरू कब किया था? याद रखिए, डेट्स इंपॉर्टेंट है। शुरू कब किया था? 12 अप्रैल के दिन गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया था। पहुँचे कब? 6 मार्च के दिन गांधी जी पहुँचे। कितने दिन लगे? 24 डेज लगे। और कितने माइल्स का डिस्टेंस, कितने माइल का था? ये क्वेश्चन पूछा गया, कितने माइल का डिस्टेंस था? 240 माइल्स का डिस्टेंस था, माइल्स, ठीक है। और गांधी जी के साथ कितने उनके समर्थक थे? तो गांधी जी ने खुद ने जो है ये समर्थक को चूज़ किया था, और गांधी जी के साथ में जो है 78 उनके समर्थक साथ में गए थे जिन्हें गांधी जी ने खुद ने चुना था। तो ऐसे गांधी जी की डांडी मार्च की शुरुआत हुई, और इसी के साथ में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू हो गया। और गांधी जी जब निकले और जहाँ भी रास्ते में गांव में जाते थे तो वहाँ पे अपना भाषण देते थे, लोगों को जोड़ते थे, लोग उनके साथ में जुड़ते थे और उनके साथ में जो है डांडी मार्च के लिए निकल पड़ते थे। गांधी जी फिर जहाँ पे डांडी पे पहुँचे वहाँ पे उन्होंने नमक अपने हाथ में लिया और लॉ को तोड़ा। तो ये लॉ जो था गवर्नमेंट के विरोध में था, क्योंकि गवर्नमेंट ने नमक के ऊपर जो टैक्स बहुत रखे थे, और जो नमक बनाने की मोनोपोली थी वो गवर्नमेंट के पास में थी, और कोई जो है नमक बना नहीं सकता, चाहे वो समंदर के पास में रहे, वो जो है सॉल्ट पैन के पास में रहे, फिर भी जो है वो नमक खुद का बना नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। तो इसके विरोध में गांधी जी ने जो है डांडी मार्च की थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से अलग कैसे है, या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। जो है आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, जैसे मेरा लेक्चर 6:30 से 7:30 तक के है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा आपको कि पोर्शन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा आधा घंटा जो है प्लीज़ बैठ जाइए, मुझे कोऑपरेट कीजिए, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो आपने क्या कहा? ठीक है सर। तो आपने मुझे कोऑपरेट किया। अगर नॉन कोऑपरेशन यानी क्या होता है? मेरा लेक्चर है 6:30 से 7:30 तक, तो आपने तो ये लेक्चर करना ही करना है 6:30 से 7:30 तक, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि 7:30 से 8:30 तक के आप बैठिए, तो आप कहोगे नहीं, तो यहाँ पे आप करोगे नॉन कोऑपरेशन। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी आप मेरे लेक्चर में आ रहे ही नहीं, तो वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो ऐसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में टैक्स भी दे रहे थे लोग, जो टैक्स बनता था, लेकिन गवर्नमेंट को जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जहाँ पे जैसे स्कूल में जाना ज़रूरी है, गवर्नमेंट स्कूल में जाना ज़रूरी है, ये प्राइवेट में, तो आप गवर्नमेंट स्कूल को त्याग के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो तो नॉन कोऑपरेट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है। आपको जो है कोई केस है आपका, तो आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहे हो और आपस में सुलझा रहे हो, तो इसको नॉन कोऑपरेशन जो है कहा जाएगा। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी आप गवर्नमेंट के लॉ को ही नहीं मान रहे हो, तो उसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहा जाएगा कि आप डिसओबे कर रहे हो। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हो गई। इसके बाद में जो हज़ारों लोग जो है देश के आए और इनके सॉल्ट लॉ को तोड़ा और डेमोन्स्ट्रेशन किया सॉल्ट फैक्ट्री के सामने, और ये मूवमेंट इनके जो है जल्द ही पूरे देश में फैल गया। तो लोगों ने
साथ में फिर है फॉरेन कपड़ों का बॉयकॉट किया, शराब खानों के सामने जो है धरना दिया, फॉरेन कपड़ों की जो है उन्हें इनके जला दिया, और पीजेंट ने जो है किसानों ने रेवेन्यू टैक्स देने से जो है मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। विलेज के जो हेड थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, विलेज के ऑफिशियल ने रिज़ाइन कर दिया, और बहुत जगह पे जो है फॉरेस्ट लॉ को भी वॉलेट किया गया। जैसे आप देखिए चंद्रपुर में आपको जो है समंदर आसपास में नहीं है, सॉल्ट लेक आसपास में नहीं है, तो हम यहाँ पे नमक तो नहीं बना सकते, लेकिन जो है नॉन कॉपरेशन में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में लोगों ने जो है फॉरेस्ट में जाके, फॉरेस्ट के भी लॉज उस टाइम पे बहुत ये थे, स्ट्रिक्ट थे, तो रिजर्व फॉरेस्ट में कोई जा नहीं सकता, तो रिजर्व फॉरेस्ट में जाते थे, वहाँ पे घास तोड़ के लाते थे या कोई बम्बू तोड़ के लाते थे या अपने जानवर को वहाँ पे जाके चराते थे। तो इस तरह से जो है फॉरेस्ट लॉ का भी विरोध किया गया। इससे चिंतित होकर, ये सब हो रहा था, इससे चिंतित होकर गवर्नमेंट ने जो है कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया एक एक करके, और इसकी वजह से जो है वॉयलेंट क्लैशेस हुए कई जगह पे। मेन खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता, पुश्तो के हैं, जो अभी पाकिस्तान में आता है। ये जो गांधी जी के एकदम डिवोटेड डिसिप्लिन थे, तो डिसिपल थे, तो इन्हें जो है नॉन वायलेंस मूवमेंट गांधी जी ने सिखाया था, तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया 1930 में। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर, तो गुस्साए लोगों ने जो है पेशावर के सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू करा, और फिर पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की, उनको जो है सप्रेस किया, और उसमें बहुत सारे लोग मर गए। 1 महीने के बाद में गांधी जी को भी जो अरेस्ट कर लिया गया। तो इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर महाराष्ट्र का सोलापुर, अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, तो वहाँ के लोगों ने इसके विरोध में गांधी जी को अरेस्ट किया, इसके विरोध में पुलिस स्टेशन पर हमला किया, म्यूनसिपल बिल्डिंग के ऊपर हमला किया, कोर्ट के ऊपर हमला किया, रेलवे स्टेशन के ऊपर हमला किया, और जो भी स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश का सिम्बोलाइज था, तो वहाँ पे इन्होंने हमला कर दिया। और गवर्नमेंट ने जो है तो इसको बहुत बर्बरता से जो है लोगों को सप्रेस किया, रिप्रेस किया। पीसफुली सत्याग्रह वेयर अटैक, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड। तो गवर्नमेंट ने इसके विरोध में जो है इन लोगों को दबाने के लिए पीसफुल सत्याग्रह के ऊपर अटैक कर दिया, वुमन को मारा, बच्चों को मारा, और 1 लाख लोगों को जो है जेल में डाल दिया। गांधी जी ने ये सब देखते हुए कि जो है कई जगह पे वॉयलेंट प्रदर्शन हो रहा है और वॉयलेंस जो है गांधी जी के प्रिंसिपल के खिलाफ था, तो गांधी जी ने फिर से सोचा कि इसे कॉल ऑफ कर लेते। और गांधी जी की और एक मेंटालिटी थी कि कोई भी स्ट्रगल जो है बहुत लंबा नहीं चल सकता, और लोगों की जो कैपेसिटी है सहने की तो अनलिमिटेड नहीं है। एक टाइम के बाद में लोग जो है टूट जाएंगे, थक जाएंगे, तो इसलिए जो है स्ट्रगल को शॉर्ट रखना चाहिए। मान लीजिए जैसे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट स्ट्रगल शुरू किया, इसको ख़त्म ही नहीं करे गांधी जी, तो क्या होता है, लोगों की जो है जो बॉयकट कर रहे हैं या जो काम नहीं कर रहे उसका प्रदर्शन कर रहे, तो शायद उनके घर में खाने के लिए ना रहे या और कुछ प्रॉब्लम रहे, तो इसके लिए जो लोगों की सहने की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए गांधी जी की एक मेंटालिटी थी कि स्ट्रगल को शॉर्ट रखना चाहिए। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडिएंट को कॉल ऑफ कर लिया जाए, और इसके लिए कुछ शर्तें रखी उन्होंने इरविन के पास में जो वॉइस रहे थे। तो वहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च के लिए 1931। गांधी जी कंसर्न टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द कांग्रेस हैज़ बॉयकट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था, अभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी वॉइसरॉय के सामने। तो उन्होंने वो जो कुछ शर्तें हैं मान ली कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उन्हें छोड़ दिया जाए। इन December 1931 गांधी जी वेंट टू लंडन फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट द निगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। तो गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, लेकिन वहाँ पे जो है आपस में उनकी बात नहीं बनी, तो गांधी जी बहुत डिसअपॉइंटेडली इंडिया आ गए। और इंडिया आने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने फिर से जो है रिप्रेस करने का काम शुरू कर दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जो है दोनों भी जेल में, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया, और सीरीज ऑफ मेजर हैज़ बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट। तो गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए भी कुछ मेजर्स डाल दिए कि मीटिंग कोई नहीं कर सकता, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता या बॉयकॉट का नहीं कर सकता।
गांधी जी ने फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंट रिलॉन्च किया, लेकिन इस बार जो है गांधी जी को उतना पहले जैसा सपोर्ट नहीं मिल पाया। 1 साल के लिए जो है मूवमेंट चालू रहा, फिर बाद में जो है ये मूवमेंट ने अपनी जो है शक्ति खो दिया, क्योंकि लोगों ने जो है अब इस मूवमेंट से जो है उतना जुड़े नहीं, फिर बाद में ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, तो पार्टिसिपेंट ने इस मूवमेंट को कैसे देखा। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ दिस मूवमेंट वी विल डिस्कस इन दिस नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।